हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आज से हम स्टार्ट करेंगे जो 12th क्लास की जो दूसरी बुक है भारतीय अर्थव्यवस्था, उसके चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा चैप्टर होगा, फर्स्ट चैप्टर है स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ कि ये चैप्टर है, ये हमारा क्या है कि हम जब आज़ाद होते 1947 में, तब से हमारे स्टार्ट है कि हमारी क्या क्या कंडीशन थी, उस चीज़ के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। कहने का मतलब क्या है कि जब हम आज़ाद हुए थे उस समय तो हमारी इकॉनमी की जो कंडीशन थी क्या थी। तो स्वतंत्रता के दौरान जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारी इकॉनमी की बेसिकली चार स्थिति थी। चार स्थिति हमारी इकॉनमी चली गई थी। तो पहली जो थी पिछड़ी अर्थव्यवस्था। पिछड़ी मतलब बहुत ही पीछे रह जाना है। इसके पीछे रीज़न क्या, ऐसा क्यों पिछड़ी थी? तो जैसा कि हमें पता है कि जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने हमारे इंडिया पर लगभग 200 सालों तक अपना राज किया था, जिस कारण उन्होंने हमारी पूरी इकॉनमी को चारों तरफ से खोखला कर दिया था। तो पिछड़ी अर्थव्यवस्था देखते क्या है। पिछड़ी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें कृषि जीवन निर्वाह का प्रमुख स्रोत हो तथा इसके अंतर्गत जीवन की गुणवत्ता बहुत ही निम्न होती है, कि यहाँ पर जो होता है लाइफ जो क्वालिटी होती है काफ़ी निम्न होती है। इस अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लाभ अधिक ना होना बल्कि जीवन निर्वाह के उद्देश्य को प्राप्त करना था। हाँ, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई गई थी कि ये जो इकॉनमी थी इसके अंदर कभी प्रॉफिट की बात नहीं की गई थी। बेसिकली इसमें जो रखी गई थी वो क्या थे, जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करना। और जो दूसरी विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें जीवन स्तर की गुणवत्ता कम होती है तथा इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कृषि क्षेत्र उद्योग क्षेत्र की ओर परिवर्तित होने लगता है। बस ये दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो विकासशील अर्थव्यवस्था थी उसमें जो जीवन की गुणवत्ता वो काफ़ी कम होती थी, लेकिन यहाँ पर एक बदलाव ये हुआ था कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग की ओर परिवर्तित हो रहा था। ये बस थोड़ा सा दोनों के बीच में डिफरेंस है। और जो तीसरी अर्थव्यवस्था थी वो गतिहीन अर्थव्यवस्था, मतलब हमारी जो इकॉनमी थी वो गतिहीन अर्थव्यवस्था के रूप में भी थी। गतिहीन अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें व्यक्तियों की आय तथा आर्थिक विकास में वृद्धि नहीं होती है या बहुत ही कम होती है। तो सिंपल सा कि हमारी इकॉनमी की कंडीशन इतनी बुरी हो गई थी कि हमारी इकॉनमी में जो व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय थी वो बिल्कुल वृद्धि ना के बराबर होती थी, या फिर हमारा जो आर्थिक विकास था उसमें जो विकास होता था वो बहुत ही कम या फिर ना के बराबर होता था। और लास्ट आपका जीवांत अर्थव्यवस्था। जीवांत का मतलब थोड़ा सा उभार होना या फिर धीरे धीरे ग्रो करना। जीवांत अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ जाती है तथा उत्पादन बाजार की ओर अग्रसर होने लगता है। हाँ, ये वाली जो हमारे ये कंडीशन भी हमारी इकॉनमी के अंदर देखी गई थी कि जो हमारा प्रोडक्शन होता था तो प्रोडक्शन करने के लिए कुछ हमारी नई टेक्नोलॉजी हमारे प्रोडक्शन में यूज़ होने लगी, और जो उन टेक्नोलॉजी से जो प्रोडक्ट हम करते थे या जो प्रोडक्शन करते थे वो प्रोडक्शन हमारा कहाँ बाजार की ओर अग्रसर होने लगा। तो ये चार स्थिति थी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की स्वतंत्रता के दौरान। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय कृषि की विशेषता की व्याख्या कीजिए, या फिर इसी को दूसरी तरह से भारतीय कृषि क्षेत्र की दशा की व्याख्या कीजिए। देखो, मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले आपको ये बता दूं कि ये चैप्टर बेसिकली इस चैप्टर में हमारे एक एक सेक्टर को डायरेक्टली वहाँ पर उठाया गया है, एक एक सेक्टर पे पर्टिकुलर बात की गई है। तो यहाँ पर पहला जो सेक्टर उठाया गया वो एग्रीकल्चर को लेकर उठाया गया कि जब हम आज़ाद हुए थे, मतलब 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे तो उस समय हमारा जो कृषि क्षेत्र था या फिर जो कृषि की विशेषता क्या थी, कृषि के बारे में पूरी चीज़ यहाँ पर मेंशन करना है। तो आंसर देखते हैं। स्वतंत्रता के समय भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो पहले हमारी जो कृषि थी, हमारी कृषि की क्या दशा थी या फिर क्या विशेषता थी? पहली क्या है, उत्पादन का निम्न स्तर, कि जो हमारी कृषि थी वहाँ पर जो प्रोडक्शन करते थे, जो भी हम फसलें उत्पादित करते थे उसका बहुत ही निम्न स्तर पर था। स्वतंत्रता के समय भारतीय कृषि क्षेत्र में उत्पादन का स्तर बहुत ही निम्न था।
इतना निम्न कि कृषि को सहज रूप से पिछड़ी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता था, क्योंकि उस समय गेहूं और चावल की खेती के अलावा बाकी सभी फसलों का उत्पादन कम किया जाता था। तो सिंपल यहाँ पर आपको बता देंगे थे स्वतंत्रता के समय जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था, वहाँ पर जो हम उत्पादन करते थे उसका उत्पादन का स्तर इतना निम्न था कि हम जो कृषि थी उसको पिछड़ी कृषि कहते थे। और यहाँ पर जो भी कृषि होती, जो थोड़ी बहुत कृषि होती चावल की, वो भी बहुत ही कम मात्रा में की जाती थी। दूसरी आपकी है उच्च कोटि की संवेदनशीलता। तो संवेदनशीलता का मतलब होता है कि किसी चीज़ पर डिपेंड रहना या किसी चीज़ के प्रति आपका क्या रवैया है। स्वतंत्रता के समय भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक संवेदनशीलता पाई जाती है, क्योंकि कृषि वर्षा पर बहुत अधिक निर्भर होती है। अच्छी वर्षा का अर्थ था अच्छा उत्पादन तथा कम वर्षा का अर्थ था कम उत्पादन। अतः स्पष्ट होता है कि भारतीय कृषि पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर होती है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है कि उच्च कोटि की संवेदनशीलता का मतलब क्या था, कि अगर हम बात करें कि आज़ादी के दौरान जब हम आज़ाद हुए थे तो उस समय हमारी इकॉनमी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी, ब्रिटिश सरकार द्वारा पूरी तरह से उसको खोखला कर दिया गया था। तो जो भी किसान बचे हुए थे, जो भी कृषि की जाती थी, वो वहाँ पर उसकी सिंचाई करने के लिए बहुत ही अच्छे हमारे पास रिसोर्सेज थे नहीं। और एक ही चीज़ थी, वो हमारी क्या थी कि जो सभी कृषि होती थी, जो भी सभी किसान होते थे, वो सिर्फ वर्षा के पानी पर ही निर्भर रहते थे। और नेक्स्ट आपका है जमींदारी तथा किसानों के बीच में गहरी खाई। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी कृषि की एक विशेषता देखने को मिलती है कि हमारे जो जमींदार होते थे और जो किसान होते थे उनके बीच में जो रिलेशन थे वो बहुत ही अच्छे नहीं थे। इसके पीछे रीज़न क्या था, जब ब्रिटिश सरकार भारत में आई थी तो ब्रिटिश सरकार ने किसानों के तबके को ख़त्म करने के लिए, किसानों के समुदाय को ख़त्म करने के लिए उन्होंने जमींदारों को पकड़ा और जमींदारों ने किसानों को अंधाधुंध शोषण किया था, जो कि हम आगे टॉपिक पे बात करेंगे। तो ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि क्षेत्र की एक विशेषता यह भी थी कि भूमि के स्वामी तथा किसानों पर खेती करने वाले के बीच की गहरी खाई निरंतर चौड़ी होती है। मतलब कि जो जमींदार और किसानों के बीच में जो रिलेशन थे वो बहुत ही अच्छे नहीं थे, उनके बीच में जो संबंध थे वो लगातार क्या होते कम होते आ रहे थे। भूमि के स्वामी फसल के स्वामी होते थे, मतलब जो भी जमीन होती थी उसके मालिक कौन होते थे, जमींदार होते थे, किंतु उत्पादन की लागत में उनका कोई हिस्सा नहीं होता। और यहाँ तक कि जब कोई किसान कृषि करता था तो कृषि करने के लिए उसे खाद, माटी, पानी आदि की जरूरत पड़ती थी, लेकिन जमींदार का इनमें कोई योगदान नहीं होता था। हाँ, तो अब हमारा आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई के बोर्ड तक भी आते हैं, तो इस क्वेश्चन को हमें ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसमें लिखना है क्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको टिक मार लेना। तो क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के क्या कारण थे, व्याख्या कीजिए। इसी को दूसरी तरह से पूछा जा सकता है, कृषि गतिहीनता के कारण की व्याख्या कीजिए। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भारतीय कृषि थी उसके पीछे पिछड़ेपन के क्या मतलब, किन कारणों से, ऐसे कौन कौन से रीज़न थे या फिर ऐसे कौन कौन से कारण थे जिससे कि हमारी कृषि, भारतीय कृषि जो थी वो पीछे रह गई, या कृषि गतिहीनता के क्या कारण थे, बात वही है। तो इसका आंसर बिल्कुल, दोनों क्वेश्चन का मतलब एक ही है, तो आंसर भी बिल्कुल एग्जैक्ट होगा। तो स्वतंत्रता के समय कृषि गतिहीनता के मुख्य 2 कारण थे। हाँ, तो इसका आंसर आपको देने के लिए आपको बेसिकली 2 पॉइंटों का एक्सप्लेन करना होगा। तो पहला कारण देखते क्या, ब्रिटिश राज में भू राजस्व प्रणाली। ये जो था एक ब्रिटिश राज में भू राजस्व प्रणाली की, जब ब्रिटिश सरकार हमारे यहाँ पर आई थी तो उन्होंने अपना एक राजस्व प्रणाली, मतलब एक भू राजस्व प्रणाली का मतलब क्या होता है कि ज़मीन से जो टैक्स होता है, टैक्स को वसूलने के लिए उन्होंने एक सिस्टम को क्रिएट किया था। ठीक है, तो उस सिस्टम के द्वारा उन्होंने क्या हुआ था कि वो सिस्टम जो था हमारे लिए कृषि के पिछड़ेपन का कारण बना था। तो भारत में ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व का एक अद्भुत प्रणाली का आविष्कार किया था। तो यहाँ पर देखो बता रहा है कि जो वो टैक्स लेते थे ब्रिटिश सरकार, तो उस टैक्स को कवर करने के लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया था। इस प्रणाली के अंतर्गत सरकार, जमींदार तथा किसान के बीच एक त्रिकोणीय संबंध स्थापित किया गया। इस भू राजस्व को जमींदारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, तो जो जमींदारी
हाँ, ब्रिटिश राज में भू राजस्व प्रणाली जो बनाई गई थी उसमें बेसिकली 3 लोग, सही जो सिस्टम था पूरा, इसमें 3 लोग थे। कौन कौन से? एक सरकार थी, सरकार का मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, दूसरे जमींदार और तीसरे किसान। और इसी प्रणाली को, इसी का जो सिस्टम एक और नाम दिया गया था, इसको जमींदारी प्रथा भी कहा जाता है। इस प्रणाली के अनुसार, मतलब जो ब्रिटिश राज में भू राजस्व प्रणाली, उसके अनुसार उस सिस्टम में क्या क्या बात कही गई थी ये देखना है। इस प्रणाली के अनुसार जमींदारों को भूमि के स्वामी के रूप में स्वीकार किया गया। देखो बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तो इसमें क्या आता है कि जो सिस्टम बनाया गया था, जो जमींदारों को भूमि के स्वामी के रूप में स्वीकार किया, मतलब ब्रिटिश सरकार ने ये कह दिया कि जितने भी यहाँ पर जमींदार होंगे वो सभी जमीन के पूरे मालिक होंगे। तो ये बात किसने कही? ब्रिटिश सरकार ने उस सिस्टम। और दूसरा क्या था? जमींदारों को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई कि किसानों से जितना चाहे कर वसूल सकते हैं। हाँ, तो जमींदारों ने ये भी बात वहाँ कही कि जमींदारों के लिए सरकार ने ये बात रखी कि आपके पास पूरी तरह से आज़ादी, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। आप किसानों से जितना मर्जी आप टैक्स वसूल सकते हो, आप पे कोई रोक नहीं, आप जितना चाहे मन चाहे आप अपना टैक्स वसूलो। तो ये बातें उसमें बताई गई थी। और तीसरा जो था, जमींदारों को भू राजस्व के रूप में सरकार को निश्चित राशि जमा करनी होती थी। तो ये सरकार ने बेसिकली 3 बात बताई थी उस सिस्टम में, जो जमींदारी प्रथा थी, कि जो जितनी ज़मीनें होती थी उनका स्वामी जमींदारों को बना दिया गया था, ठीक है। और जो जमींदारों को स्वतंत्रता दी गई थी कि आप जितना मर्जी टैक्स वसूलें। और तीसरा क्या था कि सरकार ने कहा था कि जो जमींदारों से कि आप हमें क्या एक फिक्स टाइम पे हमें राजस्व जमा करवाओगे। तो ये जो सिस्टम बनाया गया था, इसका रिजल्ट निकला क्या ये देखते हैं। ये अभी पूरा ये जो हमारा एक्सप्लेन हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट है परिणाम। इस भू राजस्व का प्रत्यक्ष परिणाम निकला कि जमींदारों द्वारा अपने किसानों का अंधाधुंध शोषण किया गया। तो सिंपल सा, क्योंकि आपको पता है कि जमींदार और किसान वो भारत के थे, तो कहने का मतलब क्या था कि जो जमींदार लोग थे उन्होंने ही किसानों का अंधाधुंध शोषण किया। जब कोई किसान राजस्व भुगतान करने में असमर्थ होता था तो उसे भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। देखो किसानों के साथ कितना भद्दा व्यवहार किया गया था जमींदारों द्वारा। तो ये जो सिस्टम बनाया गया था उसका रिजल्ट ये निकला था। और ये दूसरा आपका जो पॉइंट है, कृषि का व्यापारीकरण। क्या है? कृषि का व्यापारीकरण, मतलब कृषि को व्यापार की ओर ले जाना। तो उन्होंने ये भी, अरे मैं आपसे बताऊं कि जो ब्रिटिश सरकार ने इतने शातिर थे कि उन्होंने भारत के साथ इतने अजीब तरीके से भारत को ख़त्म कर दिया, लोगों को पता भी नहीं चला। तो दूसरा क्या था? कृषि का व्यापारीकरण। कृषि के व्यापारीकरण से अभिप्राय है कि स्वयं उपभोग के लिए तथा बाजार के लिए खेती करने से, मतलब कि ये भी उन्होंने एक तरीका अपनाया कि जो हम, ये भी एक तरीका रहा ब्रिटिश सरकार का, जिससे हमारे कृषि पीछे चली गई थी। तो उन्होंने क्या किया था कि हम जो फसल उगाते थे, भारत, आपको पता है कि भारत कृषि प्रधान देश है, तो भारत में जो कृषि की जाती थी, तो ब्रिटिश सरकार ने एक षड्यंत्र रचा था कि उन्होंने ये षड्यंत्र रचा था कि इनसे कृषि करवाते हैं। और कृषि उन्होंने हमसे कौन सी करवाई थी? व्यापार, मतलब जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। तो ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारतीय किसानों को निर्वाह फसलों, जैसे कि हम देखो जो भारतीय लोग थे कौन सी फसल उगाते थे? निर्वाह फसलें, जैसे कि चावल, गेहूँ के स्थान पर व्यापारिक फसलें नील और अफीम की खेती करने के लिए विवश किया गया। मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी तो उन्होंने हमसे निर्वाह खेती के स्थान पर उन्होंने हमें व्यापारिक फसलों को, जैसे कि नील अफीम की खेती करवाने के लिए हमें विवश किया। इसका मुख्य कारण यह था कि उस समय ब्रिटेन के कपड़ा उद्योग में नील की अधिक मांग की जाती थी। और ये उन्होंने ऐसा क्यों करवाया? क्योंकि उस समय हुआ था कि जो ब्रिटेन था वहाँ पर नील की बहुत ज़्यादा डिमांड की गई थी। नील का मतलब सिंपल सा, जो कपड़ों की जो रंगाई होती है वो नील की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो सिस्टम था, इससे परिणाम क्या निकला? तो कृषि के व्यापारीकरण का परिणाम कृषकों के लिए अत्यंत घातक साबित हुआ। कि जो ये परिणाम था किसानों के लिए काफ़ी दर्दनाक रहा, क्योंकि उन्होंने व्यापारिक फसलों का उत्पादन करने के लिए कर्ज लेने के लिए मजबूर किया गया और उनकी भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हो गई। मतलब कि अब व्यापारिक फसलें उत्पादन करवाने के लिए तो उन्हें कर्ज लेना पड़ता था। तो जब कोई किसान कर्ज नहीं दे पाता था तो उसको क्या होता था? उसकी भूमि से हटा दिया जाता था या फिर उससे भूमि छीन ली आती थी। तो इस तरह किसानों को वहाँ पर तड़पाया गया। तो ये आपके पूरे 2 पॉइंट है जो 6 नंबर के क्वेश्चन में पूरा आपको मेंशन कर